नमस्कार, मैं एलन सिंह। आज बेहद खास चर्चा हम करने जा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय बाद हमारा मिलना हुआ है और आज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉडकास्ट के तौर पर हम एक बातचीत करने जा रहे हैं और ये बातचीत कोई आम बातचीत नहीं है। इसमें बहुत से बच्चों को बहुत सीखने मिल सकता है, एक मोटिवेशन मिल सकता है क्योंकि हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट की। जी हाँ, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए हैं एक विद्यार्थी एक जिनका नाम है श्री अजय चक्रवर्ती जी। तो उनसे हम पूरी बातचीत करने वाले हैं और बात ये नहीं होती कि एक वैज्ञानिक के तौर पर चयन होना, उससे भी महान होता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में सफल हुआ है। उन परिस्थितियों में रहते हुए सफल होना एक बड़ी बात है। खास चर्चा हम करने वाले हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं श्री अजय चक्रवर्ती जी। तो अजय, कैसा लग रहा है अभी इस समय आपको? सबसे पहले तो नमस्कार सर, और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ इंटरव्यू शूट करने का। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगा स्कूलिंग के साथ सरस्वती शिक्षा मंदिर में, जहाँ मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था। तो नया स्कूल था, नए बच्चे थे और एक नया मोटिवेशन था, ठीक है? नए-नए टीचरों के साथ अच्छा अनुभव था, जो हमेशा सपोर्टिव रहते थे। तो मैं अपनी पहली उपलब्धि बताना चाहूँगा जो कि 10th क्लास में आई थी, जिसमें मेरे टीचर्स और मेरे परिवारजनों का सबसे ज़्यादा सहयोग था। तो उन सभी की मेहनत के परिणाम स्वरूप ही मैं 10वीं कक्षा में राज्य में 9वें स्थान पे आया, 97.4% के साथ, जो कि एक सपने की तरह होता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस तरीके से पढ़ा था, मतलब जनरली खेल-कूद के पढ़ते रहते बच्चे टाइम निकाल के, बट इतना नहीं सोचा था कि इतने परसेंट आ जाएँगे। तो ठीक है। अजय, आप ये बताएँ कि जब 10th में आपने ऑल इंडिया रैंक जो है सॉरी, अब 10th में मध्य प्रदेश में जो आपकी रैंकिंग थी वो 10 में से आपका 9th नंबर है, यानी आप टॉप 10 में आपकी रैंकिंग थी। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि माता-पिता जी का क्या व्यवसाय क्या है, वो करते क्या हैं? हाँ, तो मम्मी-पापा तो जनरली जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, तो यही हमारा मेन व्यवसाय है, पहले मुख्य कभी व्यवसाय। बनाते भी थे पहले कभी इस प्रकार से? तो नहीं, जनरली बहुत पहले ईंट बनाने का काम करते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन परंपरागत रूप से हमारा व्यवसाय यही रहा है। हाँ, यही रहा है परंपरा। तो मतलब बहुत काफ़ी आपकी फैमिली में लगभग 5 मेंबर हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो कुछ कंजेस्टेड भी एरिया थोड़ा बहुत रहा होगा या आपके पास पढ़ाई का एक सेपरेट रूम हुआ करता था? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली में सेपरेट रूम तो नहीं होता है। लाइक सब मिल-जुल के रहते हैं और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहते हैं कि हाँ, बच्चा पढ़ रहा है, तो अभी बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना, उसको फ़ोकस करने देना है। और मिडिल क्लास फैमिली चाहे लोअर मिडिल हो या अपर मिडिल, खूबसूरती भी यही रहती है कि हमारे पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते ही नहीं है कि हम अलग हो सकें। ना हमारे पास तो स्टडी के लिए कमरे में ही एक साइड में एक टेबल, एक कुर्सी वहाँ पर जमा ली और वहीं पर हमने पढ़ाई शुरू कर दी। तो टॉप 10 में जो 10वीं में आपकी इतनी अच्छी रैंकिंग आई थी, तो उस समय आपने लगभग कितने घंटे पढ़ाई करी थी? तो सबसे पहले तो मैं जो इसका पूरा क्रेडिट है वो अपनी क्लास टीचर को देना चाहूँगा, श्रीमती पद्मा मैडम। तो उन्होंने ही एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया था कि अजय, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ। तो वो मुझे हमेशा गाइड करती थी कि तुम 2 घंटे साइंस में दे दो, इतने घंटे सोशल स्टडीज़ पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोलती थी कि कल हम टेस्ट लेंगे तो तुम ये चीज़ें पढ़ के आओ। लाइक उनका बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा है। ठीक है। 10th क्लास के बाद में फिर इसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे आगे साइंस से पढ़ाई करनी है ना? और फिर आपने पीसीएम से पढ़ाई अपनी शुरू करी। तो आपने क्या जेईई के बारे में कभी विचार किया था कि मैं जेईई का एग्ज़ाम दूँगा? हाँ, लाइक जब 11th में मैं आया तो मेरी क्लास टीचर, तो उनके बेटे भी आईआईटी में थे। तो उनसे मैंने पहली बार सुना था कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है जनरली, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके पहले तो लाइक पहले कभी नहीं सुना था 10th के पहले। तो उन्होंने ही मोटिवेट किया था कि लाइक अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है किसी अच्छे कॉलेज से, जैसे कि आईआईटी हो गया या एनआईटी हो गया, तो आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम लिखना होगा। ठीक है। तो यानी कि आपका 10वीं कक्षा से विचार बन गया था कि मुझे जेईई तैयारी कब से आपने शुरू करी जेईई की जो प्रॉपर तैयारी है वो कब से शुरू करी थी? जब मेरी 10th क्लास में 9वीं रैंक आई थी स्टेट में, तो मुझे 2-3 कोचिंग से ऑफर आया था कि आप हमारे यहाँ आइए, 2 साल का हम आपको क्लासरूम प्रोग्राम प्रोवाइड कराएँगे। फिर कहाँ से तो करी आपने? मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन, जो कि हमारे पास में ही स्कूल के पास में ही एक इंस्टीट्यूशन था, तो वहाँ मैंने जॉइन कर ली थी और उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी। सो लाइक वहाँ का गाइडेंस भी बहुत अच्छा था और प्रॉपर 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम उन्होंने चलाया था। यानी आपको 11th 12th दोनों साल आपको पढ़ने मिला। हाँ। 1 घंटे 2 घंटे क्लासेस?
तो सर उनका तो शेड्यूल ऐसा रहता था कि शाम के 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी और करीब 50 मिनट एक क्लास चलती थी, तो ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लास होती थी डेली। अच्छा, तो कुल मिला के आपने 4 घंटे क्लास चलती थी। 11th 12th में तैयारी करी, फिर आपने एग्जाम दिया जेडब्ल्यू, जी सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, जेई मेंस में तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 97.4 परसेंटाइल आए थे, लेकिन जेई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया मेरा, 10 मार्क्स से रह गया था उस टाइम सर, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। फिर आपके पास दो विकल्प थे, एक तो आपको बीटेक आप कर सकते हैं और दूसरा बीएससी कर सकते हैं। तो आपने किसको फिर बीएससी को चूज किया था? तो बीएससी को क्यों, मतलब ये दुविधा वाकई में थी या नहीं थी उस समय? तो एक्चुअली थोड़ा बहुत मन तो था कि जेई मेंस लिख लिया है, क्लियर भी कर लिया है, अच्छे परसेंटाइल थे, तो चांसेस थे बाहर जाने के, लेकिन उस टाइम थोड़ा कोविड भी चल रहा था, तो पापा अच्छा, कोविड के दौर में आपका ग्रेजुएट वो हुआ? हाँ। ठीक है, तो आपने बीएससी करने का डिसाइड किया। तो बीएससी करने के बाद वो कैसे पता चला कि अब आईआईटी जाने का एक बैक डोर भी हमारे पास में होता है कि जेडब्ल्यू यदि हम नहीं जा पाए हैं तो हम कम से कम एग्जाम करके, एग्जाम होता है तो फुल फॉर्म उसका होता है। तो जनरली अगर किसी को मास्टर्स करनी होती है आईआईटी से या एनआईटी से आफ्टर बीएससी, तो हमारे पास एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो अगर आप उस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू आप आईआईटीज में या एनआईटीज में एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए होता है। ठीक है, तो आपको किसने बोला कि फिर आप जेम की तैयारी, आपको कैसे मिली जानकारी? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब मैं बीएससी में गया तो मेरा एक्चुअली मोटिव नहीं था मास्टर्स करने का, तो मेरा मन कैसे बना, मेरा एक फ्रेंड था सीएस में था, बीएससी सीएस में, तो उसने मुझे बताया था आईआईटी जेम करके एग्जाम होता है, मतलब मोस्टली उसी एग्जाम के बारे में बातें करता रहता था वो। तो एक क्यूरियोसिटी आ गई मेरे माइंड में कि हाँ आईआईटी जाने का एक और रास्ता है। पहले मेरा मन बहुत था जेई के टाइम में, तो तब की वो जो इच्छा है अब वो भर के आ गई। तब लाइक बीएससी के 3rd ईयर में ही मैंने सोचा, प्लान बनाया था कि स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन। और तैयारी आपने 6 सेमेस्टर से? लाइक हमारे टाइम बीएससी में तो ईयरली चलता था, आ गया था, तो उस टाइम सेमेस्टर वाला तो नहीं होता था सिस्टम। तो 3rd ईयर से फिर आपने? मैंने 3rd ईयर के लाइक अक्टूबर में स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। तैयारी आपने करी होगी पहले, सिलेबस वगैरह? हाँ, सिलेबस तो देखो प्रॉपर सिलेबस होता है, जैसे आप सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं हमारे पास। जरा पेपर के बारे में पैटर्न बता दें कि जेम का पेपर कैसे होता है। और जो आईआईटी जेम का एग्जाम होता है वो बेसिकली साइंस स्ट्रीम हो गया अपना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक और बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आईआईटी प्रोवाइड कराता है मास्टर्स के लिए, तो उसका एक प्रॉपर सिलेबस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कोई भी हर में से मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज कंडक्ट कराते हैं उसका एग्जाम, जस्ट लाइक मेरे टाइम पे आईआईटी गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था, तो वो एक प्रॉपर सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहला तो प्लान यही होना चाहिए कि जनरली जो भी सिलेबस रहता है वो आपके बैचलर्स का ही रहता है और 12th 11th 12th का, तो उसी से ही सारी चीजें आती हैं मोस्टली, और उसका जो कंटेंट है इंटरनेट पे अवेलेबल है, या फिर आप कोचिंग को भी देख सकते हैं अगर आपसे कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो। कितने नंबर का पेपर होता है जेम का? तो जनरली तो ऐसा होता है कि उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। 60 to 65 लाइक वेरी करते रहते हैं। हाँ। मेरे टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो करीब शायद 62 या 63 क्वेश्चंस आए थे, तो लाइक उसका पैटर्न वेरी करता रहता है। तो स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन रहते हैं, वो 1 मार्क्स के रहते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं 2 मार्क्स के रहते हैं। अच्छा, इस समस्त तैयारी के दौरान जब जेम में आपने तैयारी कर रहे थे, 3rd ईयर से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, क्या किसी कोचिंग का सहारा लिया था या फिर? एक्चुअली इसका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरी प्रिपरेशन का जेई के टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी थी, तो मुझे लगता था कि हाँ केमिस्ट्री से देना चाहिए और इससे इजीली हो सकता है मेरा। तो लाइक ऐसी कोई प्रॉपर प्रिपरेशन तो नहीं की थी, जस्ट मैं एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर लिया था, क्योंकि सिलेबस का अगर थोड़ी जानकारी होगी, पीवाईक्यूज देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने मास्टर के लिए पहली बात तो केमिस्ट्री जैसा विषय चुना है ना? मतलब मेरा भी बैकग्राउंड साइंस का ही है और हमारे साथ इनकी सिस्टर भी हैं, उनका बैकग्राउंड भी साइंस का, और मुझे लगता है केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट तो 100 में से 10 लोगों को ही मुश्किल से जो है सरल लगे या पढ़ने का मन करे। अदरवाइज तो केमिस्ट्री है। और बड़ा साहस है आपका कि आपका उसमें रुझान आया और आपने मास्टर करने का भी उसमें विचार किया केमिस्ट्री से। तो प्रॉपर आपने उसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी जेम के लिए, आपने सिलेबस देखा, उसके आधार पर आपने पीवाईक्यूज देखे और घर में ही आपने सेल्फ अपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। ठीक है, कितने समय तक प्रैक्टिस करी लगभग आपने? तो लाइक जब मैंने सिलेबस देखा था तो मोस्टली टॉपिक्स तो अपने बीएससी में कंप्लीट हो जाते हैं, और एक्चुअली बीएससी भी प्रॉपरली हुई नहीं थी क्योंकि कोविड चल रहा था, तो फर्स्ट ईयर तो नॉर्मली निकल गया था लॉकडाउन के कारण। यहाँ पर एक मेरा प्रश्न और आता है, चूंकि कोविड में
ऐसा कहा जाता है कुछ विद्यार्थी बने भी और अधिकांश तो जिनकी बड़ा नुकसान भी हुआ। तो कोविड जैसे समय में खुद को संतुलित रखकर अपने घर में रहकर एक बंद आइसोलेटेड माहौल में आपने पढ़ाई करी, तो वो कितना चुनौतीपूर्ण था और आपने उसको कैसे किया? तो कोविड में तो जनरली बहुत फ्री टाइम होता है क्योंकि कोई एक्टिविटी है नहीं, बाहर भी हम जा नहीं सकते थे उस टाइम में, तो घर में फ्री टाइम स्पेंड कर लिया फैमिली के साथ और पढ़ने के लिए बहुत टाइम बच जाता था। तो कुल मिला के एक तरीके से कह सकते हैं कि वो समय एक प्रकार से आपने उसको एक अवसर में बदल लिया, वो एक आपदा ना बनी, आपके लिए एक अवसर हो गई, है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर कितने समय बाद आपका जैम का एग्जाम हुआ और क्लियर कर लिया? कितने समय की तैयारी के दौरान? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट की थी, मिड ऑफ सितंबर या फिर एंड ऑफ सितंबर के अराउंड। तो मैंने 3 महीने तो पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। तो जनवरी के एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फरवरी के 13-14 दिन, एग्जाम के 13-14 दिन पहले मैंने सिलेबस रिवाइज कर लिया था। कितना महीने हो गए तकरीबन आपको? तो जनरली 3 से 4 महीने की मैंने प्रिपरेशन की थी। कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी उस दौरान, मतलब डेली एवरेज कॉलेज के अलावा? एवरेज बोले तो 4 से 5 घंटे इनफ है। यानी कि आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मास्टर करने के लिए जैम के थ्रू आपने 4-5 घंटे की पढ़ाई करी, कॉलेज से जो इतर जो सेल्फ थी प्रॉपर तरीके से, और आपका चयन उसमें हो गया। यस सर। चलो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर कितनी रैंक आई थी जैम में आपकी? तो मेरी ऑल इंडिया रैंक सर उसमें 19 आई थी और देन मैंने आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। सो मेरा एडमिशन वहां फिर हो गया था सर। चलो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीज जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में आईआईटीज जो हैं वो उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं। अधिकांश विद्यार्थियों का सपना होता है वहां पढ़ने का। एक हम जेडबलई के थ्रू नहीं जा पाए कम से कम, तो जैम के थ्रू अजय वहां तक पहुंचा और आईआईटी बॉम्बे। तो अब देखते हैं कि एक बच्चा जो कि जबलपुर में त्रिपुरी चौक में जो कि माता पिता का जो पारंपरिक व्यवसाय है मिट्टी के बर्तन बेचने का, वहां से लेके अब आईआईटी बॉम्बे तक का सफर, हिंदी माध्यम से इंग्लिश में पूरी पढ़ाई तक का जो सफर है, तो आईआईटी बॉम्बे का माहौल कितना अलग था? शुरू में कितना प्रेशर आया? कितने आपने रात्रि जागरण किए वहां पढ़ाई करने के लिए? कैसे दोस्त मिले? तो थोड़ा सा मुझे संक्षिप्त में आप बताइए कि माहौल कैसे बदला, मीडियम में कोई दिक्कत हुई या नहीं, कुछ ऐसा? सो लाइक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांजिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं बीएससी में ही मेनली इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट। माहौल कैसा था आईआईटी बॉम्बे का, कैंपस वगैरह वो कुछ? सो कैंपस तो काफी बड़ा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और बोलेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लाइक आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती हैं और लाइक आपको किसी लीडरशिप पोजीशन सीखनी है, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, तो बहुत सारी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, स्टूडेंट्स बॉडीज हैं। यानी आपके लिए एक सपना साकार होते हुए दिखा कि अब आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का अवसर मिला है। प्रेशर कितना था? तो प्रेशर तो लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, जैसे तो लाइक जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो कितने डेप्थ में आपने पढ़ाई की है वो मैटर करता है। अगर आप ऑलरेडी पहले ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ बेसिक वाले, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं, आप हैंडल कर सकते हो। तो आपको शुरू में बहुत तनाव हुआ? स्टार्टिंग में तो ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में तो हुआ है 3-4 महीने बोलेंगे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर पूरा मान सकते हैं। उस समय इमोशनल सपोर्ट आपको कहाँ से मिला? इमोशनल सपोर्ट तो जनरली ये है कि फ्रेंड्स के साथ खेल लेते थे क्लासेस के बाद और घर में बात कर लेते थे, और जनरली बैडमिंटन खेलता था मैं अपने खाली टाइम में एज अ हॉबी, तो उससे मतलब मेंटेन हो जाता था स्ट्रेस। हाँ, 2 साल आपने लगातार अध्ययन किया। हाँ, इस बीच कोई एग्जाम दिया आपने? तो लाइक एग्जाम तो एक तो गेट का दिया था एंड एक दूसरा CSIR नेट का दिया था। पहले कौन सा दिया था? तो मैंने गेट का एग्जाम दिया था 14 फरवरी को। अच्छा, तो गेट का एग्जाम दिया था आपने? अच्छा, 14 फरवरी को। क्या उसमें एग्जाम 14 फरवरी को देने के बाद आई थिंक ये मैंने 4th सेमेस्टर में दिया था गेट का एग्जाम। तो गेट का एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक सर 10 आई थी। अच्छा, एक गेट का एग्जाम मतलब किस लिए होता है, एक मतलब ताकि और भी लोगों को जानकारी हो इस बात? सो जनरली जो गेट का एग्जाम होता है वो इंजीनियर्स के लिए भी होता है और मास्टर्स वाले भी दे सकते हैं। सो गेट के थ्रू आप जब गेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके थ्रू आप PSUs में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एज जॉब के लिए, और दूसरा आप MTech के लिए भी जा सकते हैं, ठीक, BTech के बाद। अच्छा, तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करने का एक तरीका वो भी है इंजीनियर्स के लिए, और दूसरा ये है कि यदि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी नौकरी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें इतनी ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी थी? 10 आई थी सर। अरे वाह, ये तो आपकी रैंक तो सारे के सारे ऑल इंडिया लेवल की। ठीक है, तो ऐसे लोग जीनियस ही कहे जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हमने थंबनेल में लिखा है कि जीनियस, है ना?
तो वहां तक पहुंचने का सफर बड़ा कठिन होता है। खैर, बहरहाल गेट के लिए किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़ी या फिर सेल्फ स्टडी से ही हो गया? तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूट प्ले करता है हमारा, क्योंकि वहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से सेट है कि आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आ जाएगी, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं लगेगा। और एक्चुअली अगर हार्ड क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लायक तो हो जाओगे एटलीस्ट। तो इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज, एकेडमी की आवश्यकता नहीं पड़ी? हाँ, एकेडमी की आवश्यकता मैं बोलूंगा कि लाइक पूरा सिलेबस तो कोर्स में कवर नहीं होगा, बट कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे, और आपकी जो जेएम की प्रिपरेशन है वो भी हेल्प करेगी बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि तो वहाँ पे कोचिंग के सहारा लिया ही नहीं? हाँ, तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती जनरली। तो किसी कोचिंग की आवश्यकता के बिना अपने ग्रेजुएशन और जेम की पढ़ाई तैयारी के आधार पर ही इन्होंने गेट एग्जाम क्लियर किया और ऑल इंडिया 10 इन्होंने रैंक जो हासिल करी। अच्छा, गेट के एग्जाम के बाद फिर आपका क्या सफर रहा, फिर कहाँ और आपने? तो गेट एग्जाम के पहले एक इम्पोर्टेंट बात रह गई है जो मैं बताना चाहूंगा आईआईटी बॉम्बे के थ्रू, कि अगर आप आईआईटीज में एनआईटीज में जा रहे हैं तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। या तो आप गेट के एग्जाम दीजिए, देन पीएसयू में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर किसी को रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्चर्स बन सकते हैं या फिर प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं आईआईटीज एनआईटीज में। तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं एमएससी के बाद आईआईटी से। तो वहां से पीएचडी के लिए फॉरेन जाना बहुत आसान होता है, जस्ट लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए, स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट हो गया, तो वहां जाना बहुत ईजी होता है क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपको रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में काम करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है सर वहाँ पे। ठीक है, लाइक हमारा प्रोजेक्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो लेबोरेटरी की जितनी भी बेसिक टेक्निक्स है, हमें प्रोजेक्ट्स हैं, उससे लाइक थिंकिंग डेवलप की जाती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बोल सकते हो उसको। तो वो आपको पीएचडी में बहुत हेल्प करेगा। तो उससे रिसर्च में जाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। आपने सीएसआईआर नेट भी दिया? हाँ, तो मैंने गेट के साथ सीएसआईआर नेट का एग्जाम भी दिया था कि अगर कभी मन बने फ्यूचर में पीएचडी करने का, तो मेरे पास एग्जाम है कि मैंने सीएसआईआर नेट भी क्लियर कर रखा था। और फर्स्ट एग्जाम में क्लियर हो गया था? हाँ, मेरा सीएसआईआर नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें से 3 आई थी। मैं पहले ही जीनियस कह चुका हूँ और इसके आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। सीएसआईआर नेट में ऑल इंडिया रैंकिंग की 3 आई है और नॉर्मल, आप समझ रहे हैं इनके लिए कितना नॉर्मल है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है सोचना भी। ठीक है, तो यानी कि आपने एक अपना सपोर्ट ले लिया कि यदि मुझे पीएचडी करनी रहे तो नेट पहले क्लियर करके रख लेता हूँ, है ना? ठीक है, ताकि बाद में। तो नेट क्लियर हो गया, गेट क्लियर हो गया, अब आगे फिर क्या हुआ? तो लाइक नेट क्लियर करने के बाद थोड़े टाइम बाद मैंने बार्क में भी अप्लाई किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पे ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आई थी, तो मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, देन मैं इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद उसके बेस पर बार्क किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो फिर आप उसका इंटरव्यू देने के लिए गए? जी सर। ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए, है ना? ठीक है, तो आप वहां पर गए, इंटरव्यू की तैयारी आपने करी होगी अपने लेवल पर ही, है ना? फिर इंटरव्यू का क्या माहौल था, कितने बोर्ड मेंबर्स थे और कितने समय तक आपका इंटरव्यू चला था, कितना डेप्थ तक गया था, थोड़ा सा? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप बार्क में अप्लाई कर रहे हैं एज अ ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका सफर सबसे पहले स्टार्ट होगा एज अ ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर। आपकी 1 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मिलेगी साइंटिस्ट सी की डेपुटेशन। तो अगर आप ये पोस्ट पाना चाहते हैं तो उसके पहले 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो आप गेट में एक अच्छी रैंक लाइए, ठीक है, गेट में अच्छी रैंक लाना क्राइटेरिया होता है। अच्छा, ठीक है, और दूसरा मतलब किस लेवल तक की रैंक? अच्छी रैंक अगर मैं बोलूँ कि जनरल के अकॉर्डिंग आप टॉप 50 मान सकते हैं, लाइक कैटेगरी वाइज होता है। ओबीसी के लिए आप टॉप 70 में आइए और एसटी एससी के लिए सर टॉप 100 या 150 चलता है। अगर आप दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप गेट के थ्रू नहीं जाना चाहते तो बार्क अपना खुद से एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम के थ्रू? हाँ, एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हो। एग्जाम का सिलेबस, जो लोग गेट से सेलेक्ट होंगे उनको सीधा इंटरव्यू मिल जाएगा सर। जी सर। और अगर आप लाइक गेट थोड़ा बिगड़ गया है या फिर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई थी तो दूसरा रास्ता भी देते हैं बार्क वाले। तो उसमें क्या रहेगा, जनरली वो अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड। तो उसका सिलेबस जनरली वो क्या रखते हैं कि मैथ्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, 12th बेस का, और एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। सो लाइक उसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है बट क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो इंटरव्यू कितने मेंबर्स बार्क के वहां पर बैठे थे? यानी कि जो हमारा भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर है
उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का। तो वहाँ पर कितने मेंबर्स बैठे हुए थे? तो सबसे पहले तो पैनल में 5 मेंबर्स होते हैं टोटल, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। तो लाइक एक राउंड कॉन्फ्रेंस टाइप राउंड टेबल होती है और बीच में आप हैं। हाँ, यहाँ साइड में मैं बैठा हूँ और चारों तरफ साइंटिस्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो लाइक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक पैटर्न होता है इंटरव्यू का उनका पूरा कि हाँ, हम आपको 5 टॉपिक असाइन करते हैं कोई भी, कि जो भी आपके 5 टॉपिक्स है फेवरेट आप वो लिख दीजिए। केमिस्ट्री में कोई भी 5 टॉपिक्स, देन उसके बाद वो 5 टॉपिक से वो क्वेश्चन आस्क करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो मैंने लाइक अपने एक्चुअली हुआ ये था कि जब मेरा इंटरव्यू था तो हमारी रिपोर्टिंग थी 8:30 पे सुबह, और मेरे पैनल में टोटल 22 लोग थे, 22 बच्चे थे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो टोटल 10 घंटे बाद आया था, क्योंकि मैं एकदम लास्ट कैंडिडेट था। तो लाइक पूरा सैचुरेट हो गया था मैं। तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 6:30 पे, लाइक 10 घंटे बाद एग्जैक्टली। हाँ, एकदम शाम को स्टार्ट हुआ था। 6:30 बजे आपका इंटरव्यू शुरू हो? जी सर, 6:30 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो लाइक मैं पैनल में अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले चेयरमैन सर एकदम रिलैक्स करते हैं। पैनल बहुत रिलैक्स होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, हाँ, कूल होता है। एनवायरनमेंट वहाँ का अच्छा होता है सर? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है और सारी चीजें एकदम इजीली हो जाएंगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यू आपका चला था उस समय? तो सर मेरा इंटरव्यू तो 1 घंटे 35 मिनट तक चला था। बाप रे। मतलब मैं भी प्रयास करता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू कंडक्ट कराता हूँ, बैंकिंग के इंटरव्यू, काफी सिलेक्शंस भी हुए हैं। लेकिन इतना लंबा इंटरव्यू पहली बार मैंने सुना है। हालांकि मेरी लिमिट नॉलेज की लिमिट हो सकती है, लेकिन 1 घंटे 35 मिनट का इंटरव्यू, मतलब वहां बैठ के टिकना, आंसर देना काफी बड़ी बात होती है। मतलब इतने में तो एमपीपीएससी की मुझे लगता है 15 मिनट लगता है। एमपीपीएससी यूपीएससी का इंटरव्यू मुश्किल से 30 to 40 मिनट के आसपास ही मुश्किल से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इंटरव्यू में आप टिके रहे और फिर आपका फाइनली चयन हुआ। जी सर। तो इंटरव्यू में बेसिकली पैनल बहुत सपोर्टिव होता है, तो डरने की कोई बात नहीं होती। वो आपको बहुत रिलैक्स कर देंगे। आप अंदर जाओगे तो जनरली वो सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, आपसे थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप एकदम कूल हो जाओगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। उसके बाद वो वन बाय वन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं और लाइक स्टार्टिंग में तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये टॉपिक क्यों। तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक आप उनको बोल रहे हो। तो कुल मिला के वहाँ पर आपका नॉलेज भी चेक करने के लिए, नॉलेज ही पूरा एकदम उनका रहता है। पहले आपको कूल डाउन कर दिया आराम से, फिर बातचीत हुई, ठीक है। फाइनली अब बात करते हैं उस मुकाम की जो कि हासिल करना किसी भी व्यक्ति के लिए तो टफ है, कठिन है, और मध्यम वर्गीय परिवार खासकर इन परिस्थितियों में रहकर उस लेवल का मुकाम हासिल करना बहुत ही रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो रिजल्ट कब आया बार का फाइनली, और क्या उसमें आपका? आई थिंक जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके 20 से 22 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। आपकी? तो लाइक सर जनरली बार के इंटरव्यू के बाद वो रैंक तो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो टोटल इंटरव्यू बेसिस पे होता है। चयन हो गया? हाँ, मेरा चयन हो गया था। पोस्ट का नाम है? ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। तो बहुत खुशी, ये तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात है। आप यहाँ से लेके आईआईटी बॉम्बे बार्क में आप साइंटिस्ट के तौर पर चयनित हुए, ठीक है। तो आप, अब मैं बात करता हूँ, इसके बाद कोई और एग्जाम आपने कहीं दिया क्या? जी सर, जब मैंने बार्क में अप्लाई किया था तो उसके कुछ समय बाद ही लाइक गेट एग्जाम के बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उन्होंने भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ओपन किया था। तो साथ ही साथ मैंने उसमें भी अप्लाई किया था। सो जब मेरा बार का इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक उसके 15 से 16 दिन बाद ही होगा कि मैं बीआईएस के इंटरव्यू के लिए भी गया था। लाइक जब बार का रिजल्ट आने वाला था उसके करीब 3-4 दिन पहले ही मैं बीआईएस का इंटरव्यू देके आया था। तो उसका एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि आप सुनते होंगे कि हॉल मार्किंग के लिए पोस्ट का सर्टिफिकेशन, हाँ, वो भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट थी, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो जिसे हम कहते हैं, या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि जागो ग्राहक जागो वाले एड से आपने सुनी होंगी, ग्राहकों के लिए बेसिकली काम करता है, अच्छी क्वालिटी का वस्तुएं उपलब्ध हों उसकी सुनिश्चित करता है। उसमें एक साइंटिफिक के तौर, एक साइंटिस्ट के तौर पर इनका आपने इंटरव्यू दिया बीआईएस में, है ना। और ये बात कब की है? बार्क का रिजल्ट आने के ठीक पहले इंटरव्यू देके आए हैं बीआईएस में, फिर उसमें भी आपका चयन हुआ? हाँ जी सर, मेरा भी उसमें चयन हो गया। अच्छा, उसका इंटरव्यू कितने देर तक चला था? उसका इंटरव्यू करीब 25 से 30 मिनट चलता है जनरली। 25-30 मिनट चला। कितने मेंबर थे उसमें भी? 5 मेंबर होते हैं सर।
तो लगभग पूरे क्वेश्चन सब्जेक्ट से या कुछ और भी इतर? हाँ, तो बीआईएस के इंटरव्यू में खास बात ये होती है कि वो आपके सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछेंगे, साथ ही साथ जो बीआईएस का काम होता है, हाँ। ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वो काम करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। ठीक है। सो लाइक क्वेश्चन बहुत वैरायटी वाले हो सकते हैं। सो मेरे से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग जैसे में। आप मुझे कोई भी 3 एक मुझे बताएं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे बीआईएस में? हाँ, तो पैनल में टोटल 5 मेंबर होते हैं। सो जो 2 साइंटिस्ट होते हैं वो बीआईएस के होते हैं और बाकी जो 3 होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं। जनरली आईआईटी दिल्ली के होते हैं या फिर डीयू से हो सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले कि बीआईएस का काम क्या होता है। सो जनरली बीआईएस जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। जी सर। क्वेश्चन क्या था जैसे एक आध और जनरली आपसे ये पूछ सकते हैं कि गोल्ड को कैरेट में मेजर करते हैं तो कैरेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब चीजें। हाँ। ठीक है, और मतलब कि हाँ, जनरल क्वेश्चंस भी थे, सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी थे और ठीक है। फाइनली क्या इसमें सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ सर, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसमें टोटल 2 सीट्स आई थी और जो दूसरा लड़का था वो भी एक्चुअली मेरा फ्रेंड ही था। हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। 2 सीट आई थी? हाँ, मतलब ओबीसी से? एक जनरल की और एक ओबीसी। एक जनरल की हाँ, और एक ओबीसी, 2 सीट आई। और मजे की बात हमसे इनके मित्र ने इन्होंने दोनों ने ही वो सीट पर कब्जा जमा लिया। यानी इनका दोबारा से चयन होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तौर पर और के में बीआईएस में साइंटिस्ट बी के पोस्ट पर है के पद पर। अब इनके सामने दुविधा है, आप समझना आप बात को। बार्क में चयन हो चुका है साइंटिस्ट के तौर पर, बीआईएस में भी चयन हो चुका है साइंटिस्ट के तौर पर। अब इनके सामने दुविधा यह है, यहाँ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है ना, और इनके पास दुविधा है कि अब दोनों में साइंटिस्ट हैं, दोनों ही भारत के प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनके पास दुविधा है कि ज्वाइन कहाँ करें। ऐसी किस्मत, ऐसा प्रारब्ध और ऐसी मेहनत कम लोगों के नसीब में ही होती है। खैर, आपने क्या विचार बनाया है? तो सर मैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ज्वाइन करूंगा। अच्छा, बीआईएस में, लेकिन क्यों? बार्क तो उससे भी शायद लाइक मैंने अपने को सीनियर से भी बात की थी। तो वर्क कंडीशन और लाइक बैलेंस होना चाहिए हमारी वर्क कंडीशंस और लाइफस्टाइल में, और ताकि मेरा फैमिली में आना जाना भी बना रहे और दोनों चीजों में बैलेंस रहे। वर्क लाइफ सैलरी पैकेजेस वगैरह लगभग सेम है क्या? ऑलमोस्ट सेम है सर, दोनों के दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम है। तो सैलरी है और भी जो अलाउंसेस वगैरह है वो सेम है। बार्क में थोड़ा सा ज्यादा कुछ मिलता है। बार्क में थोड़ा ज्यादा है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस हो गया और कुछ चीजें ज्यादा प्रोवाइड करता है। बार्क मुझे उतना आइडिया नहीं है अभी, लेकिन स्ट्रिक्टनेस सुना है ज्यादा होती है वहाँ पर। हाँ, बार्क में ऐसा ये है कि एक्चुअली एटॉमिक रिसर्च और ये हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिसर्च पे काम होता है, तो चीजें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और वो सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। एक खास बात ये होता है कि जो बार्क के जो ऑफिसर्स होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट होता है। जबकि दूसरी तरफ मैं अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उनके ऑर्डर्स पे चलता है। लाइक वो आपको जो भी बोल सकते कि डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको काम करना होगा। तो कुल मिला के आपने देखा कि फैमिली को भी मैनेज, फैमिली को भी समय देना है, या थोड़ी आपने सहजता को चुना कि मैं नौकरी तो करें और काम भी करें, साथ ही थोड़ा सा सुकून भी जॉब में रहे। तो आपका विचार है कि आप बीआईएस में साइंटिस्ट भी आप चुनेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपने देखा कि कहाँ से लेके कहाँ तक का हमने पूरा सफर आपको तय कराया कि आखिर में जो भी प्रश्न जहां तक मैं पूछ सकता था मैंने पूछे। तो आप ये समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि ये है, कम से कम हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए, या उससे भी निम्न वर्ग जो परिवार हैं निम्न वर्ग के, इनके लिए कितना कितना, और सबके लिए, सब बच्चों के लिए ये कितना मोटिवेशनल है, ये कितना इंस्पिरेशनल है ये जो जर्नी इनकी देखी। अब अंतिम में बात करना चाहूंगा, इस संपूर्ण जर्नी में किन लोगों का सबसे अधिक सहयोग रहा और किन को आप श्रेय इसका देना चाहते हैं, तो कुछ नाम मुझे बता दीजिए, क्योंकि जीवन अकेले नहीं चलता, बिना सहायता के, बिना किसी के हाथ के मदद के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन हाथों का नाम एक बार मुझे बताएं। तो सबसे बड़ा योगदान तो फैमिली का ही था। मेरी दीदी, भैया, मम्मी पापा हमेशा सपोर्टिव नेचर के रहे हैं। लाइक जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो हमेशा सपोर्ट करते थे कि बच्चे को परेशान नहीं करना है।
बच्चे की पढ़ाई में फुल सपोर्ट करना है। यानी कि माता-पिता, बड़े भाई ने इस प्रकार से सपोर्ट किया और आपकी सिस्टर हैं, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया? तो दीदी का तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा योगदान रहा है, जब मेरा स्कूल स्विच हुआ था सरस्वती शिक्षा मंदिर में। क्या नाम है दीदी का? शिवानी दीदी। तो अभी शिवानी प्रजापति। हाँ, शिवानी तो प्रजापति। ये भी तो ऑलरेडी बैंक मैनेजर ही है। हाँ, मेरी दीदी भी अभी बैंक मैनेजर है, ग्रामीण बैंक में। हाँ, हाँ, ठीक है। तो और दूसरा मैं बोलूँगा सबसे बड़ा रोल तो मेरे इंस्टीट्यूट का रहा है, आईआईटी बॉम्बे। और शिक्षकों में हाँ, कुछ नाम दिया और आपने? शिक्षकों में तो मैं बोलूँगा कि हाँ, मेरे स्कूल में पद्मा मैडम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और 12th में बोलूँगा रेखा मैडम थी, तो उन्होंने भी बहुत साइंस सपोर्ट किया था कॉलेज में? मुझे। और साइंस कॉलेज तो जनरली मैं उतना गया नहीं हूँ, बट लाइक हमारे एक सर थे केमिस्ट्री में, अगर मुझे याद है अभी भी शायद वाजपेयी उनका, सर। हाँ वाजपेयी सर, अभी शायद उनका ट्रांसफर हो चुका है, अभी तो वो नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे। हाँ, वाजपेयी सर तो मिलते हैं कभी। लाइक हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, बहुत ही आईआईटी बॉम्बे में? सहज इंसान है। और हाँ, आईआईटी बॉम्बे में हैं बहुत से प्रोफेसर, मैं जनरली बोलूंगा कि कुछ मित्रों के नाम दे दीजिए अच्छा फिर। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे में हाँ, कहीं से पूरे मित्र, कुछ ऐसे मित्र जिनके एक दो नाम जिक्र करना चाहें। हाँ, तो लाइक आईआईटी बॉम्बे में रहे हैं शिवांगी और लक्ष्य, जिनका भी सिलेक्शन हुआ बीआईएस में मेरे साथ, तो लाइक ये अच्छे दोस्त है मेरे, और मुझे हेल्प भी करते हैं बहुत, लाइक पढ़ाई के टाइम हेल्प की थी। इस दौरान एक बात बता दूं कि नाम मैंने पूछे हैं ताकि उनको श्रेय मिल सके। संभवतः हो सकता है कुछ नाम छूट गए हों, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, है ना। तो यहाँ तक हमने इंटरव्यू कवर किया, और विस्तार में इसलिए कवर किया ताकि बड़े पद होता है, मतलब साइंटिस्ट बनना मतलब काफी बड़ी बात है, इस पद तक आना, और किस बैकग्राउंड के साथ आना। तो खैर ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा अजय जी आपसे बात करने के बाद में, और मेरा ऐसा विचार है, हमारा ऐसा मानना है कि इस इंटरव्यू के पश्चात बहुत से बच्चों को साइंटिफिक जो आने वाले उनको क्लैरिटी मिलेगी तैयारी कैसे करनी है। और किसी प्रकार के यदि आपको सपोर्ट या क्वेश्चंस हो तो आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर आप तक पहुंचाऊं। तो एक बार शुक्रिया करना चाहूंगा श्री अजय चक्रवर्ती जी का। सर थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जय हिंद। जय हिंद।